हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी कर। स्टडी कर, अच्छे से स्टडी कर, इसीलिए चैनल का नाम स्टडी कर रखा है। दोस्तों, अभी जो हमारा पॉलिटिकल लेक्चर है, ये दूसरा लेक्चर है। हमने प्लेलिस्ट में संविधान का परिचय या इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट वीडियो। एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट आई विल यूज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम इन दिस वीडियो, क्योंकि कुछ हिंदी से पढ़ना चाहते हैं और कुछ इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं। और सच्चाई ये है कि भारत में इंग्लिश चलती है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो प्रयास करेंगे हम आपको बेहतरीन लेक्चर प्रोवाइड करें। क्या बेहतरीन? तो दोस्तों, शुरू करते हैं पॉलिटिकल लेक्चर पे। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, पहले उसको क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि आज का टॉपिक है आप लोग का संविधान का महत्व। अभी हम संविधान पे ही चल रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन पे ही चल रहे हैं, तो संविधान का हम महत्व समझेंगे। तो यहां पे टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या रोल है संविधान का? और बहुत ब्रीफ बात करेंगे, बहुत ब्रीफ। अभी हम सिलेबस की बात करेंगे संविधान में आने वाले वीडियोस में, लेकिन अभी हम आपको थोड़ा सा और डीप नॉलेज देना चाहते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? हिंदी वाले लिख लें, महत्व क्या है? संविधान का महत्व है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, संबंध स्थापित करना। किसके बीच में? सरकार और लोगों के बीच में। तो ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। आप ये समझ लो कि सरकार और लोगों के बीच में अगर संबंध स्थापित करने का काम किसका है? संविधान का। ये बहुत सिंपल है। जिस प्रकार से सरकार एक लड़का है और लोग एक लड़की है, अब उन दोनों की शादी के लिए मैरिज कराते हैं, 7 वचन दिलाते हैं कि दोनों साथ में रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। एक लड़का एक लड़की की शादी होती है, हर धर्म में अलग अलग, तो हर धर्म का अलग है। मुसलमान का कबूल है, हमारे हिंदू रीति रिवाज में 7 वचन दिलाए जाते हैं। वैसे ही संविधान कुछ नियमों का समूह है जो सरकार और लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है। याद रखिएगा कि संविधान जो है बिना लोगों के नहीं चल सकता। मैंने पिछले भाग में बात किया था, पिछले पार्ट में ये बात की थी मैंने। और ना ही संविधान बिना सरकार के चल सकता। सरकार नहीं होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कौन कराएगा? कोई नहीं कराएगा। तो संविधान रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है सरकार और लोगों के बीच में। और इसका एग्जांपल लेते हैं। अब मानिए इलेक्शन होना है 5 साल में, चुनाव होना है 5 साल में, लोगों को कैसे पता चलेगा? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? कैसे पता चलेगा? कोई भी लॉ कैसे बनेगा? कैसे होगा? संविधान के अनुसार होगा। तो सरकार संविधान में कुछ चेंज भी ला सकती है। ये तीनों आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सरकार के बारे में। मैंने कुछ लिखा है, सरकार कैसे बनती है? क्या मोदी सरकार सरकार है? नहीं। सरकार के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है भारत में, 3 अंग हैं। तो यहां पे मैंने जो लिखा हुआ है ये है बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहली है व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव। दूसरी है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। तीसरी है न्यायपालिका, जुडिशरी। डिटेल में समझते हैं इसको। आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि लेजिस्लेटिव क्या है? बहुत सिंपल है दोस्तों, लेजिस्लेटिव को समझना। लेजिस्लेटिव या फिर व्यवस्थापिका। तो लेजिस्लेटिव इट इज दैट पार्ट ऑफ, इट इज अ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का ये वह अंग है
जिसका काम होता है नियम बनाने का। तो लेजिस्लेटिव क्या बनाती है? नियम बनाने का काम करती है। इंग्लिश वाले लिख लें, इट मेक्स लॉज फॉर कंट्री, यानी नियम बनाने का काम करती है। आपको पता है अगर सरकार को सब पूरे देश में हर व्यक्ति को एक एक पेटी योजना देना है तो क्या मोदी जी बोलेंगे कि सर चलो सबको एक एक पेटी दे दो? नहीं, सरकार को क्या करना पड़ेगा? प्रस्ताव लाना पड़ेगा, बिल लाना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में पेश करना पड़ेगा, संसद में पेश करना पड़ेगा। उसके बाद जब ये राष्ट्रपति का सिग्नेचर इस पे लगेगा तब ये प्रस्ताव पारित माना जाएगा। तो नियम बनाने का काम किसका होता है? व्यवस्थापिका का। दोस्तों, हमारे भारत में कैसी व्यवस्थापिका है? तो देखिए दोस्तों, हमारे भारत में व्यवस्थापिका को केंद्र यानी सेंटर और स्टेट दोनों में अलग अलग पावर दिया गया है। क्योंकि हमारा भारत एक फेडरल सिस्टम में काम करता है, डिवीजन ऑफ पावर है, उसके अंतर्गत हमने सेंटर और स्टेट दोनों में व्यवस्थापिका की व्यवस्था अलग अलग है। सेंटर में इसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट, सेंटर में इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। पार्लियामेंट इसका हिंदी में मतलब होगा संसद। तो पार्लियामेंट, संसद, राज्य में से बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे बोलते हैं राज्य व्यवस्थापिका, या फिर कह सकते हैं विधानसभा या फिर विधानसभा या विधान परिषद। तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और ये पार्लियामेंट है। तो संसद में 3 अंग होते हैं। एक क्वेश्चन आया था आईएएस में, एमपीपीएससी में, कि संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद में 3 अंग हैं। पहली है लोअर हाउस, लोअर हाउस मतलब लोकसभा, और ये है अपर हाउस। अपर हाउस का मतलब होता है राज्यसभा, और ये है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। व्यवस्थापिका कैसे नियम बनाएगी दोस्तों? व्यवस्थापिका नियम ऐसे बनाएगी, बिल या तो लोकसभा या राज्यसभा में पेश होगा, तो लोकसभा में यदि पेश होगा तो राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में पेश होगा तो लोकसभा में जाएगा। जब दोनों हाउस या दोनों सदन इस बिल को पास कर देंगे, राष्ट्रपति का सिग्नेचर लग जाएगा, तब वो बिल पास माना जाता है, तब वो नियम बन जाता है। अभी 3 तलाक आया था, ठीक है, 3 तलाक बिल आपने सुना होगा नाम। तो 3 तलाक पे हमें नियम बनाना है। तो नियम कैसे बनेगा? कैबिनेट का कोई मेंबर जो कैबिनेट का सदस्य है वो बिल को पेश करेगा, या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी बिल को पेश कर सकता है लोअर हाउस या अपर हाउस में। जब दोनों सदन में पास होगा, राष्ट्रपति का सिग्नेचर लगेगा, तो वो बिल पास माना जाएगा। इसी प्रकार से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ कैसा है, हमारे यहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। सेंटर में क्या है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनात्मक प्रणाली। द्विसदनात्मक प्रणाली का अर्थ होता है दोस्तों कि हमारे यहाँ केंद्र में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस और अपर हाउस। तो लोकसभा और राज्यसभा ये बाई कैमरा 2 कैमरा लगे हुए हैं, एक कैमरा नहीं अपने पास, 2 कैमरे, दोनों कैमरे से डेमोक्रेसी मेंटेन हो रही, लोकतंत्र मेंटेन हो रहा है। तो हमारे यहाँ 2 सदन की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे 2 सदन की इसलिए जरूरत पड़ी, अगर लोअर हाउस ज्यादा ताकतवर ना हो जाए,
अभी मान लीजिए कि मोदी जी कोई ऐसा बिल लाते हैं कि कोई व्यक्ति बाहर दिखे और उसको पीट दिया, डंडा मारो, तो ये डिक्टेटरशिप हो गया। कोई ऐसा कानून लाते हैं जो एकदम इन्फोर्स हो रहा है, तो एक उदाहरण है। तो आप ये देखेंगे कि वो ज्यादा ताकतवर हो जाए, जो सरकार हो ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। लेकिन अगर वही बिल लोअर हाउस से राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा उससे क्या कर सकती है, नहीं पारित करी। अगर वो बिल संविधान के अनुसार नहीं है, देश के हित में नहीं है, तो उसे कैंसिल कर देगी। तो इससे बैलेंस बना हुआ है, इसलिए हमें 2 सदन की जरूरत पड़ी। अब राष्ट्रपति भी सिग्नेचर अपने वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है संविधान। संविधान को मुझे ऐसे पढ़ाना है कि आपके रगों में संविधान बहे, है ना, आपको फील आए, मजा आए कि यार पढ़ रहे कुछ अपन। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आप जान चुके हैं। अच्छा, राज्य में कैसी व्यवस्था है इसको भी जान लेते हैं। तो राज्य में दोस्तों वैसे हमारे पूरे भारत के राज्यों में एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर यानी एक सदनात्मक है। केंद्र में 2 सदनात्मक है, द्विसदनात्मक है, 2 सदन है, लेकिन राज्यों में एक सदन। वैसे विधानसभा में ताकत होती है, जो विधानसभा होती है वहां भी राज्यों में भी एक लोअर हाउस होता है, उसे विधानसभा कहते हैं, और अपर हाउस को विधान परिषद कहते हैं। अगर वो चाहे तो विधान परिषद का गठन कर सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली पूरे भारत में एक सदनात्मक है। जैसे मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा है। आप दूसरे राजस्थान को देखिए, वहां भी एक सदन है, विधानसभा बस है। तो जिस प्रकार से केंद्र में पीएम है, वो कानून बना सकते हैं अपने मिनिस्टर के साथ, और उसी प्रकार से राज्य में एक सीएम होता है, वो अपने विधायकों के साथ, वो अपने जो मेंबर ऑफ एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, एमएलए हैं, जो विधायक हैं, उनके साथ मिलकर के नियम राज्यों के लिए भी बनाया जा सकता है। तो केंद्र अपना नियम अलग बना सकता है, राज्य अपना नियम अलग बना सकता है। हमारे यहाँ संघात्मक प्रणाली है, मतलब शक्तियों का विभाजन है। देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो ये डिवीजन ऑफ पावर इसलिए किया गया ताकि जो स्टेट है, ताकि जो राज्य है, वो उनको ताकत मिले अपनी बात को रखने का, वो अपने लिए भी नियम बना सके, सेंटर भी है। तो एक बैलेंस, बहुत अच्छा संविधान है हमारे देश का, विश्व में भी दोस्तों। लेकिन राज्य में कुछ ऐसे जगह, ऐसे भी राज्य हैं जहां पे डुअल या बाई कैमरल, द्विसदनात्मक है। वो 6 राज्य हैं। तुम्बका, ये 6 ऐसे राज्य हैं, मैं कोड बना रहा हूं, कोड बता रहा हूं, जहां पे 2 सदन है, यानी विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। जैसी वैसी व्यवस्था है जैसे सेंटर में थी लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही राज्यों में विधानसभा विधान परिषद। तो ये 6 ऐसे राज्य, जैसे तेलंगाना, पहला राज्य तेलंगाना, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है बिहार, पांचवा कर्नाटका और छठवां है आंध्र प्रदेश। ये 6 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर 2 सदन या द्विसदनीय प्रणाली है। तो मुझे लगता है आपने इसको अच्छे समझ लिया। हम क्या समझ रहे थे? हम समझ रहे थे संविधान संबंध स्थापित करता है सरकार और लोगों के बीच में। सरकार के 3 अंग हैं। पहला अंग है व्यवस्थापिका, दूसरा अंग कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम होता है नियम बनाने का, सेंटर में अलग, राज्य में अलग। सेंटर में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, उसके 3 अंग होते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस, राष्ट्रपति। और राज्य में भी बाईकैमरल हो सकता है, लेकिन मोस्टली राज्य में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। ये जो बॉडी आपने समझी, ये नियम बनाने की। अब दोस्तों हम सेकेंड टॉपिक समझते हैं कार्यपालिका।
नोट कर लिया होगा आपने इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जुड़े रहिए, है ना, मजे से पढ़िए। तो दोस्तों, अब हमारा काम है कार्यपालिका को समझना। तो कार्यपालिका भाइयों और बहनों क्या होगा? भाइयों बहनों, कार्यपालिका एक वैसी बॉडी है जो क्या करती है, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करती है। आप व्यवस्थापिका ने तो नियम बना दिया, अभी देखो लॉकडाउन चल रहा है, मोदी जी ने कहा कि देश, मित्रों, हमारा देश 1.5 महीने के लिए बंद रहेगा। तो मित्रों, तो ये तो हो गया, तो क्या मोदी जी पूरे भारत में छा जाएंगे क्या? या उनके पास ब्रह्मास्त्र है तो सब लॉक हो जाएंगे? नहीं, उसको चलाने के लिए, उस व्यवस्था को लागू कराने के लिए हमें ऑफिसर्स चाहिए, हमें एक नौकरशाह चाहिए, हमें एक कार्यपालिका चाहिए। दोस्तों, कार्यपालिका के हिस्से में आप चपरासी से लेकर कलेक्टर तक और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन सब का काम होता है जो नियम बनाया है हमारी व्यवस्थापिका ने, उसको लागू कराना, उसको पालन कराना, उसे हम कहते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका को क्या कहते हैं हम? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का क्या काम है? नियम को लागू करना अथवा पालन कराना, यानी नियम को लागू करवाना। जो नियम बना है, लॉकडाउन नियम बन गया, लेकिन लागू कौन करा रहा है? हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे आईएएस ऑफिसर्स, जितने भी हमारे प्रशासनिक के अंग हैं, इनका काम है लागू कराना। अब दोस्तों, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। दूसरा होता है राजनैतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल। तो प्रशासनिक कार्यपालिका और राजनैतिक कार्यपालिका में क्या अंतर है? प्रशासन मतलब होता है जो प्रशासन, जैसे आईएएस ऑफिसर हो गया, क्लर्क हो गया, बाबू हो गया, ये सारे प्रशासनिक। राजनीतिक मतलब जो विधायक हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, महापौर हैं, ये सब राजनीति में, जो राजनीति से, जो पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। तो प्रशासनिक कार्यपालिका को आपको पता है चुना जाता है, चुना नहीं, राजनीतिक कार्यपालिका को चुना जाता है। प्रशासनिक कार्यपालिका क्या होता है? ये किसी एग्जाम से आता है, तो ये एक क्वालिफाइड व्यक्ति है और लगभग ये 30 से 35 वर्ष तक रहता है अपने कार्यकाल में। ये एक स्थायी कार्यपालिका है। स्थायी मतलब परमानेंट, इसको हटाया नहीं जा सकता। और जो राजनीतिक कार्यपालिका है, इसको हटाया जा सकता है। ये हर 5 साल के लिए चुनी जाती है, चाहे आप प्रधानमंत्री हैं, चाहे आप सांसद हैं, चाहे आप मुख्यमंत्री हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे महापौर हैं। तो आप इसके लिए केवल 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। तो ये अंतर है प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यपालिका में। दोनों का काम होता है हमारे देश में नियम को लागू कराना। स्वच्छ भारत अभियान नियम बना दिया मोदी जी ने। मोदी सरकार ने नियम बनाया कि हर देश को स्वच्छ, हर जगह को स्वच्छ करना है, देश को स्वच्छ करना है, तो हमें स्वच्छता की ओर जाना है। लेकिन अब ये स्वच्छता को लागू कराना जगह जगह, वार्ड तक किसका काम है? प्रशासन का। जो राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं, सांसद, महापौर, ये सारे व्यक्ति आप समझ गए होंगे। इसको इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता, ये 5 साल में हट जाते हैं।
तो जो नियम लागू कराते हैं उसे हम कहते हैं कार्यपालिका। अब दोस्तों हमारा तीसरा ऑर्गन बचता है, ये है न्यायपालिका का। स्क्रीनशॉट ले लें आप। दोस्तों सरकार का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट इज जुडिशरी, इट इज न्यायपालिका, इट इज जुडिशरी। दोस्तों इसका काम होता है दोनों पे डंडा चलाना। सरकार ये व्यवस्थापिका पे भी डंडा चलाती है, कार्यपालिका पे भी डंडा चलाती है। अब कोई आईएएस ऑफिसर या कोई समूह जो सरकार का अंग है अपना कार्य ठीक रूप से निर्वहन नहीं कर रहा है, तो व्यवस्था जो जुडिशरी होगी उसको बोलेगी कि तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसका काम होता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय स्थापित करना, बैलेंस between executive and legislative, यानी ये दोनों को समन्वय पूरे भारत में जो भी मैनेजमेंट होगा, मतलब किसी चीज को अगर हम कह सके जुडिशरी सुप्रीम, जो वो कहेगी वही माना जाएगा। तो जुडिशरी क्या करेगी, चेक एंड बैलेंस करती रहेगी, कार्यपालिका काम सही ढंग से कर रही है कि नहीं, व्यवस्थापिका अपना कार्य ठीक रूप से सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं कि नहीं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि एक न्यूज थी जिसमें ये हुआ कि गंगा की सफाई करना, ठीक है, भारत सरकार ने नियम बनाया तो हम गंगा की सफाई करवा रहे हैं पूरे भारत में। तो ये नियम बनाया लेकिन नियम लागू नहीं हो पा रहा है, तो जुडिशरी कहेगी कि आपने नियम बनाया है ये काम क्यों नहीं पूरा हुआ। तो ये पूरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना, लोगों के अधिकार को बचाना, लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना, लोगों के अधिकार की रक्षा करना। अब आप देखें सरकार ने किसी व्यक्ति का जमीन हड़प लिया और पब्लिक वेलफेयर के लिए या फिर किसी इलीगल वे में, तो वो व्यक्ति किससे अपना न्याय लेगा, न्याय कहां पाएगा, जुडिशरी उसको न्याय देगी। जुडिशरी सरकार और एग्जीक्यूटिव के बीच में, लोगों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करेगी। ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। और दोस्तों ना केवल ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, ये संविधान का संरक्षक है। संविधान पे कोई आंच नहीं आ सकती यदि जुडिशरी है, क्योंकि ये काम जुडिशरी का है कि ये संविधान की रक्षा करे, संरक्षक है ये संविधान के। आर्टिकल 32 के तहत जब आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें ये कहा गया संवैधानिक उपचार, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समूह का मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, तो उसको लागू कराने का काम किसका होता है, जुडिशरी का। किसी के साथ अन्याय ना हो, न्याय मिले, इसलिए न्यायपालिका है। हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं और एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। दोस्तों दिस वाज द important lecture on the importance of constitution we have read about। अब एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि संविधान संबंध स्थापित करता है सरकार और लोगों के बीच में। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम है दोस्तों नियम बनाने का, कार्यपालिका का नियम लागू करने का,
और न्यायपालिका उन दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास करती है कि दोनों अंग ठीक रूप से सुचारू रूप से काम कर रहे हैं कि नहीं। दोस्तों, अब हम चलते हैं संविधान के कुछ फैक्ट्स की ओर। कुछ फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछ लिए जाते, क्योंकि ये लेक्चर जो है भारत के किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो मैं प्रयास कर रहा हूं कोई भी ऐसी चीज मिस ना हो। तो फैक्ट की बात करें, दुनिया का सबसे लंबा संविधान, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे लंबा, बात करें अनुच्छेद में, आर्टिकल्स में, तो दुनिया का सबसे लंबा संविधान आर्टिकल के हिसाब से इंडिया का है। जब संविधान बना था तब 395 अनुच्छेद थे, लेकिन प्रेजेंटली लगभग 450 450 आर्टिकल्स आते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स, शब्दों में देखें तो इसमें कितने शब्दों का इस्तेमाल हुआ है दुनिया में। तो दुनिया का सबसे लंबा संविधान शब्दों के अनुसार कोई नहीं दोस्तों, भारत है अपना। 1 लाख लगभग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो मित्रों, आपने लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लिया, अब हम समझते हैं दुनिया का सबसे छोटा संविधान शब्दों में और अनुच्छेदों में। स्मॉलेस्ट, छोटा संविधान, अनुच्छेद में देखते हैं, आर्टिकल्स में, तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का, यूएसए का। केवल 7 आर्टिकल है, 7 अनुच्छेद है। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स है, रोचक तथ्य हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। अगर शब्दों में बात करूं, वर्ड्स की, तो दुनिया में किस देश का संविधान शब्दों में सबसे छोटा है, तो वो है मोनाको। 3814 शब्द हैं केवल इस संविधान में। अब बात करते हैं दोस्तों कि अभी सबसे लेटेस्ट, ट्रेंडिंग में, फैशन में लेटेस्ट संविधान कौन सा है। तो सबसे लेटेस्ट न्यूज में काफी था, नेपाल 20 सितंबर 2000, मुझे डेट थोड़ी सी भूल रही है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, 2000 ईयर में आपको बताता हूं। अभी हम लोग पढ़ते दस्तावेज के प्रकृति के आधार पर। इसको आपने यहां तक देख लिया। अब आइए जानते संविधान के प्रकार के हिसाब से। तो संविधान का प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज के लेक्चर का, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे। मुझे डेट लग रहा है 2015 है, देखता हूं, याद आता है मैं आपको बता दूंगा। तो दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर, एक मिनट में दिमाग में क्लिक हो रहा है तो मैं आपको बता ही देता हूं। यस, मैं सही था, 2015। तो दोस्तों 20 सितंबर 2015 को नेपाल का लेटेस्ट संविधान बना। अब हम बात करते हैं संविधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, दस्तावेज के प्रकृति के आधार पर, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, राजनीति के प्रकृति के आधार पर, और द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। दोस्तों, दस्तावेज के आधार पर 2 प्रकार के संविधान हैं। एक संविधान होता है रिटन, इसे कहते हैं लिखित संविधान। पिछले लेक्चर मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, तो मैं आपको जानकारी बढ़ाता ही रहूंगा। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपकी जानकारी को और बढ़ाता रहूं। तो लिखित संविधान, और दूसरा है अनरिटन, अलिखित संविधान। लिखित संविधान
दो देशों का, दो महान देशों का है। एक है अमेरिका का और एक है इंडिया का। दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का है और ये 1789 में बना था। भारत का संविधान लिखित संविधान है, मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल डिस्कस किया, और ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। लिया, उधार लिया हुआ, पूरे विश्व से उधार लिया है, उधार नहीं लिया है, खींचा है डॉक्यूमेंट हर तरह से, जहां जहां इंपॉर्टेंट मिला। बहुत अच्छी खिचड़ी बनी अपने यहाँ, दुनिया में ऐसी कोई खिचड़ी है ही नहीं, और इतनी प्यारी खिचड़ी है जिसने पूरे विश्व, जिसने पूरे भारत के विभिन्न जातियों, भाषा, सबको जोड़ा है, धर्म को जोड़ा है। ऐसा कोई संविधान ही नहीं हो सकता। तो लॉन्ग लिव अवर डेमोक्रेसी। लिखित मतलब होता है जो लिखा गया है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं रिटन डॉक्यूमेंट। 80,000 पन्ने हैं इसमें, और आज भी इसमें संविधान में संशोधन किया जा सकता है। डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम संविधान की विशेषताओं को पढ़ाएंगे। अभी तो एक टॉपिक और होगा जिसमें संविधान की विशेषताओं को पढ़ेंगे, अभी सिलेबस पढ़ेंगे, बस अब ये तो केवल इंट्रोडक्शन था। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अनरिटन, किस देश का अलिखित है। अलिखित का मतलब होता है कि कोई एक प्रॉपर सेगमेंट नहीं है कि एक प्रॉपर चैनलिंग, जैसे हमारा एक प्रॉपर चैनल है, हम उसी हिसाब से पूरे देश को चला रहे हैं, ये परंपरा के अनुसार चल रहा है। तो मैं 5 ऐसे, आपको केवल एक ही देश का नाम बताऊंगा, ब्रिटेन, लेकिन मैं आपको 5 देशों का नाम बता रहा हूं जो अलिखित है। तो 5 देशों का नाम मैं बता रहा हूं जो अनरिटन है। पहला है, मैं इसका कोड मैं आपको कोड बता देता हूं, CBI का सन, बस वो भूल जाना। 5 देशों का नाम बता रहा हूं। पहला है कनाडा, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है इजराइल, चौथा है सऊदी अरेबिया, और 5वां है न्यूजीलैंड। ये 5 ऐसे देश हैं जहां संविधान अलिखित है, इट इज अनरिटन, इट इज नॉट रिटन। So we have divided the constitution into 2 types. First one is the basis of nature of document, and second is nature of politics. On the basis of nature of document, we have divided into 2 parts. First one is on the written constitution, and second is unwritten constitution. Written, which has been legally written, and which has not been written, इसे मौखिक संविधान भी कहते हैं। नेचर ऑफ पॉलिटिक्स बात करते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। अब नेचर ऑफ पॉलिटिक्स की बात करें दोस्तों, तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है एकल और दूसरा संघीय व्यवस्था। अंग्रेजी में भी बताऊंगा, अंग्रेजों कोई परेशानी की बात थोड़े है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, and second one is federal constitution. English has much importance, ऐसा नहीं है, globally it is widely spoken in all over world. तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिक्स कैसी है, राजनीति का प्राकृतिक आधार कैसा है, तो एकल और संघीय। एकल का मतलब होता है कि जो सत्ता है, जो ताकत है, जो पावर है, वो सेंटर के पास है, तो बस बात खत्म। तो क्या कह सकते हैं, शक्ति का केंद्र के पास है, यानी पावर इन द हैंड ऑफ सेंटर, सेंटर सुप्रीम। अब ऐसा कहां पे है, ऐसा ब्रिटेन में है दोस्तों, ऐसा ब्रिटेन में है, ठीक है। और संघीय व्यवस्था, संघीय यानी यहां पे सिस्टम लिखें, यूनिटरी सिस्टम। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन।
किसके बीच में होगा विभाजन? शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में होगा। अब इसके लिए भी कोड है, 3 देश का नाम बता देता हूं, CAA, ठीक है। तो 3 देशों में कहां है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा। यहां पे संघीय व्यवस्था है, यानी जो पावर का डिवीजन है वो सेंटर में भी है और स्टेट में भी है। राज्यों को भी शक्ति दी है, केंद्र की भी। अब मैं भारत की बात करूं तो भारत में मिक्सचर है, भारत में मिक्सचर मिश्रण है, यूनिटरी भी है। भारत जब इमरजेंसी लगती है, जब आपातकाल लगता है, जैसे अभी लॉकडाउन हो रहा है, तो आपातकाल लगे, कोई युद्ध हो गया, तो सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं, सेंटर के पास आ जाती हैं। अभी क्या है, और फिर बाद में फेडरल बन जाती है। तो भारत में कहीं लिखा नहीं है कि फेडरल है या, लेकिन जो हमारा नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, हमने संविधान में पावर का डिवीजन भी किया है और जरूरत पड़ने पर उसको एकल। इसीलिए दुनिया का सबसे अच्छी खिचड़ी कौन सी? भारत की सबसे प्यारी, हर तरह का टेस्ट तुम्हें मिलेगा। दोस्तों, ये था पूरा संविधान का परिचय ही अभी चल रहा था। अब हम सिलेबस को जानेंगे। सिलेबस मैंने शुरू में नहीं पढ़ाया, मैंने पहले सोचा कि आपको संविधान के बारे में पहले मैं आपको उस पर डुबाऊं। अब उसके बाद मैं अब चर्चा करूंगा सिलेबस की कि हम कैसे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, मेरे प्रयासों के लिए लाइक तो बनता है, कमेंट भी बनता है और शेयर भी बनता है। नहीं करोगे तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छा लगा हो तो, और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।